बलरामपुर जिले में एक बार फिर झोला छाप डॉक्टर की लापरवाही ने मासूम की जिंदगी छीन ली। सरस्वती शिशु मंदिर में कक्षा तीसरी का छात्र अनमोल मामूली चोट का इलाज कराने गया था, लेकिन इंजेक्शन लगाने के बाद उसकी मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक वार्ड क्रमांक 8 निवासी 10 वर्षीय अनमोल परीक्षा देने के बाद घर लौट रहा था। इस दौरान घुटने में चोट लगने पर परिजन उसे बलरामपुर के शंभू मेडिकल लेकर पहुंचे। यहाँ मेडिकल संचालक ने साधारण मरहम पट्टी करने के बजाय इंजेक्शन लगा दिया। इंजेक्शन लगते ही अनमोल की हालत बिगड़ गई। घबराए परिजन उससे तुरंत जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां से उसे अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया। इलाज के दौरान देर रात करीब 3 बजे अनमोल ने दम तोड़ दिया। घटना से गुस्साए परिजनों ने झोला छाप डॉक्टर पर कार्रवाई की मांग की है। आज सूचना प्राप्त हुई कि एक 7 वर्षीय बच्चा जो बलरामपुर निवासी है, कल एक जो झोला छाप डॉक्टर कोई है बता रहे हैं, उनका शंभू विश्वकर्मा, उसके पास इलाज कराने के लिए गया हुआ था। वो कोई इंजेक्शन लगाया, उसके बाद से उसका तबीयत खराब हो गया, जिसे इलाज के लिए लाया गया था जिला अस्पताल। यहाँ से इलाज के दौरान जो उसका तबीयत खराब हुआ, उनको अंबिकापुर रेफर किया गया था, जहाँ पे उसके इलाज के दौरान मृत्यु हो गई है। सूचना पर थाना बलरामपुर में मर्ग कायम कर जो है जांच कार्रवाई में लिया गया। भाजपा प्रवक्ता शताब्दी पांडे ने कांग्रेस पर भ्रष्टाचार और सत्ता लोलुपता का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस जनता द्वारा नकार दी गई है और अब कुछ राज्यों तक सिमट गई है। पार्टी में अंतर्कलह चरम पर है, कार्यकर्ताओं का अपमान किया जाता है और छत्तीसगढ़ में ये 36 धड़ों में बट चुकी है। हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि कांग्रेस को 17 ऑब्जर्वर नियुक्त करने पड़े हैं। जिस प्रकार से कांग्रेस में गुटबाजी चल रही है, जिस प्रकार से कांग्रेस जो आज है छत्तीसगढ़ की, वो 36 धड़ों में बटी हुई है, इस पर आधारित हम बात करेंगे कि किस प्रकार से कार्यकर्ताओं को ध्यान न देते हुए और केवल अपने चमचा पद्धति को आगे बढ़ाने के इस प्रयास में कांग्रेस आज आप देखिए कि आपस में ही जो बड़े नेता हैं वो अपनी ताकत बढ़ाने के लिए लगे हुए हैं। कुछ दिग्गजनों ने तो इतना ज़्यादा भ्रष्टाचार कर लिया है कि वो अपनी कई पीढ़ियों के लिए धन इकट्ठा कर चुके हैं। तो कोई वोट चोरी करते हैं, कोई विधायक चोरी करते हैं, कोई नोट चोरी करते हैं। तो इस प्रकार की स्थिति आज कांग्रेस में देखने को मिल रही है। वहीं हम देखेंगे कि जिस प्रकार का यहाँ पर गुटबाजी है, इस गुटबाजी को सही करने के लिए आज 17 पर्यवेक्षक उनको नियुक्त करने पड़ रहे हैं। ये कितनी शर्म की बात है कि स्थानीय स्तर पर संगठन को वो संभाल नहीं पा रहे हैं, तो एक नव सृजन की कोशिश के लिए इनको बाहर से 17 पर्यवेक्षक लाने पड़ रहे हैं। और ये पर्यवेक्षक जो हैं, ये अब यहाँ की नब्ज टटोलेंगे और देखेंगे कि यहाँ के कार्यकर्ता कौन सही है, कौन गलत है। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि हाई कमान के निर्देशों पर और हाई कमान के इशारों पर चलने वाली कांग्रेस बन गई है। छत्तीसगढ़ की कांग्रेस और छत्तीसगढ़ के कांग्रेस के जो नेता हैं, उनका कोई विजन नहीं है, उनकी कोई दिशा और दशा नहीं है। इस दिशा और दशा को सुधारने के लिए आज हमको ये बहुत शर्म के साथ कहना पड़ रहा है कि छत्तीसगढ़ के कांग्रेस में आज गुटबाजी है और वहाँ पर कार्यकर्ताओं का कोई स्थान नहीं है, केवल चमचा की स्थिति बनी हुई है। राजधानी में नक्सली दंपति की गिरफ्तारी को कांग्रेस ने सरकार की नाकामी करार दिया है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि यह सरकार का बड़ा इंटेलिजेंस फेलियर है। महीनों से नक्सली राजधानी में रह रहे थे और पुलिस को भनक तक नहीं लगी। बैज ने सवाल उठाया कि जब राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्री, विधायक और विपक्ष के नेता राजधानी में रहते हैं तो यहाँ सुरक्षा हमेशा हाई अलर्ट पर रहती है, तब नक्सलियों का पकड़ा जाना साधारण घटना नहीं हो सकता। उन्होंने आशंका जताई है कि अभी तो 2 नक्सली पकड़े गए हैं, पता नहीं और कितने लोग शहर में छिपे हो सकते हैं। देखिए, ये सरकार की इंटेलिजेंस का फेलियर है। ये प्रदेश का राजधानी है और ये हाई अलर्ट जोन है। इस राजधानी, इस मुख्यालय में मुख्यमंत्री, राज्यपाल, सरकार के तमाम मंत्री, विधायक, विपक्ष के नेता, प्रदेश के आला अधिकारी यहाँ हमेशा रहते हैं और साथ ही ये हमेशा अलर्ट जोन और सिक्योरिटी जोन है। लेकिन उसके बाद अगर वहां से नक्सली आकर यहाँ रह रहे हैं, सरकार को पता नहीं है, तो इंटेलिजेंस फेलियर है। हम समझते हैं कि कहीं ना कहीं ऐसा ना हो कि और कई नक्सलियां यहाँ पे ऐसे मौजूद हो जो सरकार को पता ही नहीं।
प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने अतिवृष्टि से प्रभावित किसानों के लिए मुआवजे की मांग की है। उन्होंने कहा कि भारी बारिश के कारण धान की फसल बर्बाद हो गई है। जिन खेतों में धान में बाली आ चुकी थी वे भी गिर गए हैं। बैज ने कहा कि किसानों की मेहनत इस आपदा में चौपट हो गई है। धान प्रदेश के अधिकांश किसानों की प्रमुख फसल है, जो नष्ट होने से उनके सामने जीवन यापन का संकट खड़ा हो गया है। कांग्रेस ने सरकार से मांग की है कि पूरे प्रदेश में नुकसान का आकलन कर तुरंत मुआवजा घोषित किया जाए। अभी जिस तरह से लगातार पूरे प्रदेश में बारिश हो रही है, अतिवृष्टि से कहीं न कहीं किसानों की फसलें नुकसान हुई है। आज फसलों में बाली आना शुरू हो गया है और साथ ही भारी बारिश से फसलें गिर भी गई, पानी में डूब भी गए। इस तरह से अतिवृष्टि से प्रदेश के अन्य हिस्सों में फसल बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। कहीं न कहीं सरकार इसको आकलन करना चाहिए और जहां जहां भी नुकसान हुआ उसको मुआवजा के लिए सरकार को व्यवस्थाएं करना चाहिए, ताकि अतिवृष्टि से जो फसल नुकसान हुआ है उससे छत्तीसगढ़ के किसान चिंतित है और परेशान है। कवर्धा गैंगरेप मामले को लेकर कांग्रेस ने प्रदेश सरकार और गृह मंत्री पर गंभीर सवाल उठाए हैं। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि सिटी कोतवाली क्षेत्र में आदिवासी युवती के साथ सामूहिक अनाचार होना सरकार की नाकामी और बदहाल कानून व्यवस्था का सबूत है। उन्होंने तंज कसा कि यही है विष्णुदेव साय का सुशासन, जहां गृह मंत्री के गृह नगर में भी महिलाएं सुरक्षित नहीं है। बैज ने कहा कि प्रदेश में हत्या, बलात्कार और आपराधिक घटनाओं से आम नागरिक, व्यापारी, महिलाएं और बच्चे तक असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। मुख्यमंत्री अक्षम साबित हो रहे हैं और उनमें साहस नहीं है कि वे नकारे गृह मंत्री को बर्खास्त कर सके। कांग्रेस ने इस मामले की जांच के लिए पूर्व मंत्री अनिला भेड़िया के नेतृत्व में एक कमेटी बनाई है, जिसमें विधायक संगीता सिन्हा, यशोदा वर्मा, हर्षिता बघेल, पूर्व विधायक ममता चंद्राकर, बलौदाबाजार जिलाध्यक्ष सुमित्रा धृतलहरे और कवर्धा जिलाध्यक्ष होरीलाल साहू शामिल किए गए हैं। जिस तरह विगत 70 दिन के अंदर में जहां कवर्धा में दो समुदायों के बीच में 1.5 वर्षों से अधिक चले आ रहे विवाद को शासन और प्रशासन, वहां के गृह मंत्री, विधायक समाधान नहीं निकाल पाए और उसी का नतीजा है गहमा गहमी के बीच में उस दिन लाठीचार्ज हुआ, कई लोग घायल भी हुए और इस लाठीचार्ज को लेकर वहां के स्थानीय विधायक ने शासन और प्रशासन सवाल भी कर दिए। ये आग ठंडा भी नहीं हुआ कि 2 दिन पहले कवर्धा के आदिवासी बेटी को कुछ असामाजिक तत्वों ने सामूहिक बलात्कार किया और साथ ही आज तक वो अपराधी नहीं पकड़ाए हैं और कहीं न कहीं खानापूर्ति के लिए शासन और प्रशासन मिलकर निर्दोष लोगों की गिरफ्तारियां की जा रही है, जिससे वहां के स्थानीय लोगों में और आदिवासी समाज में गहरा असंतोष गहराया है और वो कलेक्टर ऑफिस, एसपी ऑफिस का घेराव कर रहे हैं। लेकिन दुर्भाग्य इस बात की है कि गृह मंत्री का गृह जिला, गृह विधानसभा में इस तरह की वारदातें हो रही है, गृह मंत्री उसी जिले में मौजूद है, लेकिन ना लाठीचार्ज पे ना सामूहिक बलात्कार पे एक शब्द बोलने को तैयार नहीं है। लेकिन हाँ, जीएसटी का अच्छा ही गिनाने के लिए वो दुकान जरूर जा रहे हैं। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है? मतलब इस सरकार में ना मुख्यमंत्री गंभीर है और ना ही गृह मंत्री गंभीर है। रोज हत्याएं, बलात्कार, लूट से कहीं न कहीं छत्तीसगढ़ की जनता डरी हुई है, सहमी हुई है। इस सरकार में सुशासन नहीं, जंगल राज चल रहा। छत्तीसगढ़ में प्रवर्तन निदेशालय की टीम शुक्रवार सुबह से सक्रिय हो गई है। ईडी ने रायपुर और बिलासपुर में कई बिल्डर्स के ठिकानों पर छापेमारी की है। मौके पर टीम दस्तावेजों की जांच कर रही है और कई महत्वपूर्ण कागजात का विश्लेषण किया जा रहा है। जानकारी के अनुसार रायपुर में सुबह सुबह एक बिल्डर के ठिकानों पर कार्रवाई की गई, वहीं बिलासपुर में भी बिल्डर्स के ठिकानों पर दबिश दी गई। ईडी अधिकारी मौके पर पूरी तरह से जांच में जुटे हुए हैं और आगामी कार्रवाई की संभावना है।